नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। सार्थक न्यूज डॉट कॉम की परिचर्चा के कार्यक्रम में गहने में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री के जी सुरेश जी हैं। आप इससे पहले आईआईएमसी में भी के डायरेक्टर रह चुके हैं और दूरदर्शन तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे हैं। आज की हमारी परिचर्चा का विषय है बंगाल की हिंसा और मीडिया की चुप्पी। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये कि हर छोटी बड़ी बात पर टिप्पणी करने वाले देश के चुनिंदा साहित्यकार, इतिहासकार, पत्रकार, फिल्मी हस्तियां आदि तमाम बुद्धिजीवियों ने पश्चिम बंगाल की हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे पर चुप्पी ओढ़ लेने को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत दुखद है। मई 1 तारीख को हम आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में याद करते हैं, लेकिन ये मई 2 तारीख को जब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल ने जो हिंसा देखी, मैं 1984 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब मैं उसका गवाह रह चुका हूं, मैंने देखा है। और कुछ ऐसा ही एक जो स्मरण आता है, इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है कि चाहे वो तैमूर लंग हो या मोहम्मद गजनवी हो या मोहम्मद गोहरी हो, जब उन्होंने भारत को लूटा, दिल्ली में आके कत्लो गारत किया, तो किस तरीके से जीतने के जश्न में आप लोगों को मार देते हैं, लूट देते हैं, घरों को बर्बाद कर देते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा हमको बंगाल में मई 2 तारीख से दिखने लगा। और लेकिन दुख इस बात को लेकर है कि उसको शुद्ध रूप से दो पार्टियों के बीच में एक लड़ाई की तरह उसको देखा गया और इसको इस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि जो पार्टी जीत नहीं सकी वो पार्टी मुद्दे से भटकाना चाहती है। वो पार्टी जो है वो विजय का जो श्रेय है वो मिलने के जगह अपयश मिले जो पार्टी जो जीती है उसको, इत्यादि इसी तरह के नैरेटिव चलाने लग गए कि ये तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है, निराशा है चुनाव नहीं जीतने का। ऐसे कुछ नैरेटिव जो है वो चलाने लगे जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का एक इतिहास हिंसा का रहा है, वो आज से नहीं। अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व भी जब आपने देखा कि जब दंगे फसाद होते थे लगातार, जब बंगाल का जो है आप कहते हैं कि तकसीम हुआ, विभाजन हुआ 1900 के शुरुआती दशक में, तब भी आपने देखा, तब से लेकर लगातार आगे चलकर नक्सलबारी का पूरा आपने देखा, वामपंथियों के 35 साल के राज में आपने देखा, नौंदीग्राम जो है कि जो घटना है वो आपको मालूम है। तो बंगाल कभी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन चुनाव के जीत के बाद इस तरह के, हमने इवन चुनाव के दौरान हरियाणा में मेहम का जो कांड हुआ था वो हम सबको याद है। लेकिन चुनाव के जीतने के बाद कोई विदेशी आक्रांता जिस तरीके से आक्रमण करने के बाद सामान्य नागरिकों पर हमला करता है, कुछ ऐसा नजारा एक लोकतंत्र में देखते हुए बहुत दुख हुआ। और दुख ज्यादा इस बात का हुआ कि जो बुद्धिजीवी एक व्यक्ति के, देखिए हमारे देश में एक व्यक्ति का भी मौत अगर होती है, गलत तरीके से उसका कत्ल होता है, उस पर जुल्म होता है, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं। एक व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति का भी होने से जो लोग बवाल मचा देते हैं, उन लोगों की चुप्पी, कई सैकड़ों हमने देखा कि लोगों की मौत हुई। महिलाओं के, एक महिला के मुद्दे पर जो पूरे देश में जो है हम देखते हैं कि एक आक्रोश होता है, इतने महिलाओं को लेकर जो है वहां उनको अपमानित किया गया, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों के दुकानें लूटी गई, मकानें लूटे गए, लोग मजबूर हो गए पलायन करने के लिए। ऐसी स्थिति हमने देखी। तो इसके बावजूद जो है, जो जिस तरह का चुप्पी साधने का या उसको एक दूसरा मोड़ देने का प्रयास किया, मैं अभी कुछ दिन पहले एक विश्लेषण पढ़ रहा था नवीन जी, जिसमें यह बताया गया था कि जो केंद्र में जो सत्ताधारी दल है वो बंगाल
कि मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर आने से रोकना चाहती है, इसलिए इस तरह की कहानियां बनाई जा रही है। अब ये तो एक विकृत मानसिकता ही मैं कहूंगा, जहां आप सोच इस तरह ले जा रहे हैं। देखिए, ये एक हकीकत है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान एक विशेष दल के लोगों को हुआ, लेकिन मैं तो बता सकता हूं कि चाहे वो सीताराम येचुरी हो जो सीपीएम के नेता है, या शशि थरूर हो, या सुभाषिनी अली हो जो सीपीआई के हैं, इन सबके ट्वीट्स उस वक्त के मैंने देखे हैं जब उन्होंने बंगाल में हिंसा के बारे में ट्वीट किया और कहा कि हमारे काडर को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जो जो विपक्ष में था उन सबको। तो ये लड़ाई किसी दो दल के बीच की नहीं है, ये लोकतंत्र की बात है, जहां विपक्ष को जो है आप टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश हो रही है। तो इससे जो है मुझे लगता है कि एक मीडिया में जो एक पूरा एक विमर्श जो शुरू किया गया और उसमें कहीं ना कहीं उनको लगने लगा, ये एक बताने की कोशिश की गई कि बंगाल ने रोका है एक दल विशेष को, और आज जो बंगाल कहता है वो भारत कल कहता है। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो आज बंगाल सोचता है भारत कल सोचता है। इस तरह के कई जो है एक नैरेटिव खड़ा करने की प्रयास किया गया कि अब बंगाल से उभरेगा जो अभी जो तत्कालीन जो सत्ता है केंद्र में, उसका विकल्प वहां से निकलेगा। तो शायद ऐसा लगने लगा कि इस पर अगर फोकस चला जाएगा, लेकिन ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि और ये भी बताया गया कि केंद्र के कोविड के विफलताओं से भटकाने के लिए हिंसा का मुद्दा उठाया जा रहा है। मतलब इससे जरा शर्मसार कोई बात नहीं है कि क्यों फिर मैं तो आंकड़े अपनी जगह, मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब कहा कि जो लोग मजबूर होकर जिनको पलायन करना पड़ा उनको वापस लाना और सुरक्षा प्रदान करना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसी कोर्ट में राज्य सरकार हलफनामा देकर बोल चुकी है कि हम जो है बंगाल में कुछ नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद कलकत्ता के उच्च न्यायालय कहती है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है शांति बहाल करना, और कमिटी की स्थापना की कि इनका जो है इनको जो है रिहैबिलिटेशन इनका हो, इनका पुनर्वसन हो, इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक समिति भी हाईकोर्ट ने गठन की। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस मांगा, अभी जून 7 तारीख को जो है उसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचआरसी से, मानवाधिकार आयोग से, महिला आयोग से, सबसे जो है रिपोर्ट मांगा है। तो क्या ये जो कोर्ट है, जो अदालतें हैं, ये भी जो है किसी दल के तरफ से बात कर रहे हैं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर विनोद दुआ के पक्ष में एक बात आ गई या किसी और के पक्ष में एक बात आ गई, तो वो तो कोर्ट तो जो है स्वतंत्र न्यायालय है। लेकिन जब बात आएगी एक किसी के खिलाफ बोल दिया, तो ये माना जाएगा कि नहीं, ये तो क्योंकि केंद्र सरकार का प्रभाव है, ऐसा है। ये मुझे लगता है कि ये मीडिया को कम से कम अपना निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। मीडिया को दिखना चाहिए कि वो निष्पक्ष है, वहां पत्रकार काम करते हैं, पक्षकार नहीं काम करते।